जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। देखिए, ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2021 के कुल 340 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे। देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन सभी में जो है हम कवर कर लेंगे पूरे सितंबर महीने के करंट अफेयर को, वो भी पूरे डिटेल में। और इसमें आपको सितंबर महीने की सभी नियुक्तियाँ, सितंबर महीने में लॉन्च की गई सभी योजना परियोजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, सैन्य अभ्यास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, खेल जगत, पर्यावरण और सम्मेलन और जितने भी अन्य प्रश्न होंगे उन सभी पे हम डिस्कस कर लेंगे इस टोटल कंप्लीट एक वीडियो में। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और इसी एक वीडियो में कंप्लीट 340 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और साथ में आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसकी लिंक मिल जाएगी आपको और पीडीएफ भी मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि आपको मैं पीडीएफ फ्री में जो है यूट्यूब पे भी दे सकूं। तो अगर आप इस वीडियो पे 2000 लाइक्स पहुंचा देंगे तो आपको वीडियो मतलब इसका पीडीएफ फ्री में यूट्यूब पे ही जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं कितने लोग फटाफट लाइक करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। तो देखिए, कुश्ती को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद ले लिया है 2032 तक। अब उत्तर प्रदेश जो है फंडिंग देगी, मतलब पैसे प्रदान करेगी, फंड देगी कुश्ती के विकास में 2032 तक। और देखिए, कुश्ती की बात हो रही है तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में ब्रिजभूषण शरण सिंह। ये कौन है? ये सांसद हैं गोंडा जिले से, उत्तर प्रदेश का जो गोंडा जिला है वहां से, ठीक है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिए। इनका नाम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और दूसरा प्रश्न है कि भारत की किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो देखिए, तमिलनाडु की जो सरकार है इसने कहा है कि हम श्रीलंकाई शरणार्थियों को कुल कितना 317 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। और तीसरा प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को हाल ही में मंजूरी दी। तो देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। और चौथा प्रश्न है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे जो है किस नाम से पहचान मिली है। तो देखिए, जो एक एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह था जिसने जो है पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था, उसको जो है चिक्सुलव प्रभाव के नाम से जो है हाल ही में पहचान मिली है। उसको चिक्सुलव प्रभाव नाम दिया गया है एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह को। देखिए, थोड़ा सा स्पीड मेरा तगड़ा रहेगा क्योंकि टोटल 340 प्रश्न हैं और आप ये 340 प्रश्न डेली करंट अफेयर सेशन में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। लास्ट में बता रहे हैं कि 340 में से कितने प्रश्न आपने सही किए, इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि पूरे महीने में आपने कितना सीखा। तो पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने से जो है बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाला एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फोन पे। आप यूज भी करते होंगे इसको। तो इसको जो है सितंबर महीने में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के द्वारा जो है बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस दिया गया है। देखिए, फोन पे की बात करें तो इसके CEO है समीर निगम। फोन पे का मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और जर्मनी की नौसेना ने किस स्थान पर एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। तो देखिए, जो सितंबर महीने था, सितंबर महीने में जो अदन की खाड़ी है, ठीक है। देखिए, अदन की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यमन के जस्ट बगल में एक छोटा सा प्लेस दिख रहा है, पॉइंट अदन, ठीक है। तो यही है अदन की खाड़ी। यहीं पर जो है सितंबर महीने में भारतीय नौसेना ने जर्मनी की नौसेना के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया। तो देखिए, ये देश आपका मालदीव है। देखिए, जो आपका ये मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये परियोजना मुंबई महाराष्ट्र में स्थित जो भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म है जिसका नाम है एपकॉन्स, इसके द्वारा जो है इसको विकसित किया जाएगा मालदीव में। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में सिस्को और नीति आयोग ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस शीर्षक से एक महिला उद्यमिता मंच यानी कि वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का अगला चरण शुरू किया है। तो देखिए, इसका नाम है इस प्लेटफॉर्म का WEPNXT, ठीक है।
9वां प्रश्न की हाल ही में पेटीएम ने किस बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया सितंबर महीने में? तो देखिए सितंबर महीने में पेटीएम ने जो है पेमेंट गेटवे समाधान के लिए एचडीएफसी के साथ समझौता किया था। और 10वां प्रश्न की टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। 11वां प्रश्न की टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कौन सा पदक जीता था? तो देखिए इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और जो ये 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल था तो इसमें इन्होंने कांस्य जीता। इसमें स्वर्ण पदक जीता चीन के जो है गत चैंपियन चाओयांग ने। और इसका जो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल था तो इसको जीता है हुआंग जिन ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट भारत के जो खिलाड़ी थे उनका रखिएगा नाम याद कि सिंहराज अधाना ने जो है P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। 12वां प्रश्न की हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे अपना एम्बेसडर बनाया? तो देखिए एडिडास कंपनी ने मीराबाई चानू को अपने जो है स्टे इन प्ले अभियान के लिए जो है अपना एम्बेसडर बनाया था सितंबर महीने में। 13वां की हाल ही में पेयू ने 4.7 अरब डॉलर में जो है किस कंपनी का अधिग्रहण किया? तो देखिए जो पेयू कंपनी है इसने बिल डेस कंपनी का अधिग्रहण किया है 4.7 अरब डॉलर में। सितंबर महीने में ये जो है डील हुई थी। 14वां प्रश्न की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के ये खिलाड़ी आपके हैं डेल स्टेन। और 15वां प्रश्न की निम्न में से किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में ये देश चीन है। चीन ने जो है बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए एक नियम बना दिया है कि आप एक हफ्ते में केवल 3 घंटे ही गेम खेल सकते हैं। ठीक है, और 16वां प्रश्न की हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए इस वेब पोर्टल का नाम है ई गोपाला पोर्टल। और 17वां प्रश्न की हाल ही में लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का जो पहला राज्य है ये कौन बन गया है? तो देखिए लोगों को मुफ्त में पानी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। 18वां प्रश्न की हाल ही में किस लेखक को राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में भंवर सिंह सामौर को जो है राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के सभी विजेताओं का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस भाषा का पुरस्कार किसको दिया गया, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो असमिया भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, ये अपूर्वा कुमार सैकिया को दिया गया है। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कहानी है बेंगसता के लिए। ठीक है, और बंगाली भाषा वाला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये इस बार दिया गया है एका एका काशी के लिए जो है मणिशंकर मुखोपाध्याय को। और बोडो भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया गया है धरणीधर ओवारी को। इनकी एक लघु कहानी यानी कि शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है गौतने लामायो गॉर्डेन अगन। ठीक है, नाम थोड़े से टेढ़े होते हैं इसीलिए देखिए एग्जामिनर भी टेढ़े नाम नहीं पूछेगा, केवल कह देगा बोडो भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, तो धरणीधर ओवारी को दिया गया है। डोगरी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये ज्ञान सिंह को दिया गया है। इनका एक प्ले है बाबा जीतमल के लिए। और अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। इनकी एक पोइट्री है जिसका नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। और गुजराती भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये हरीश मीनाश्रु को दिया गया है। इनकी एक पोइट्री है बनारस डायरी के लिए। और हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है टोकरी में दिगंत के लिए जो है अनामिका को। और कन्नड़ भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये एम वीरप्पा मोइली जो कि पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं, तो एम वीरप्पा मोइली को दिया गया है। इनकी एक इपिक पोट्री है श्री बाहुबली अहिंस दिग्विजयम के लिए। और कश्मीरी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये हृदय कुल भारती को दिया गया है तिलिस्मे खाना बदोश के लिए जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। और कोंकणी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये RS भास्कर को दिया गया है। किस लिए, इनकी पोइट्री है जिसका नाम क्या है युग परिवर्तन नाचो यात्री के लिए। और मैथिली भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कमलकांत झा को दिया गया है।
किस लिए दिया गया है? इनका एक शॉर्ट स्टोरी है, इसका नाम क्या है? गच्छ रूसल अच्छी। और मणिपुरी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये पोइट्री के लिए दिया गया, इसका नाम पोइट्री का क्या है? मलंग बना करी है, ठीक है। तो ये जो इसके विनर है मणिपुरी भाषा के, इनका नाम क्या है? इरुंग बम देवेन। और नेक्स्ट मराठी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो ये नंदा खरे को दिया गया है इनके नॉवेल उदय के लिए। और पंजाबी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये गुरुदेव सिंह रूपाना को दिया गया है इनकी पंजाबी भाषा के शॉर्ट स्टोरी आम खास के लिए। और जो आपका संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये महेश चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया है, इनके एक नॉवेल है जिसका नाम है वैशाली के लिए। संथाली भाषा का जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया गया रूपचंद हंसदा को, इनकी पोएट्री गुरदा कासाधक के लिए। और सिंधी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार एक नाटक था जिहाद, इसके लिए दिया गया जेठो लालवानी को। तमिल भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये इमायम को दिया गया है, इनका नॉवेल है जिसका नाम है क्या? सेलाथा पनम के लिए। और तेलुगु भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये निकलेश्वर को दिया गया है, इनकी पोएट्री के लिए, इसका नाम है अग्नि श्वासा। उर्दू भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया गया है हुसैन उल हक को, इनका जो एक नॉवेल है इसका नाम क्या है? अमावस में ख्वाब, ठीक है, इसके लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसका जो विनर होता है इसको एक ताम्र पट्टिका दी जाती है, एक साल दिया जाता है और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो विनर का नाम तो एग्जाम में पूछता ही है, साथ में पूछता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वरूप जो विजेता होता है उनको क्या क्या मिलता है। उनको एक तांबे की पट्टिका मिलती है, एक साल मिलता है और 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। और आपको तो जो साहित्य अकादमी है, ठीक है, ये हर साल 24 भाषाओं के रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजती है। 19वां की हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है? तो देखिए ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं लियाम प्लंकेट, ये अब इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेलेंगे। देखिए रिसेंटली इन्होंने जो है 2019 में इंग्लैंड का जो वर्ल्ड कप मतलब जो वर्ल्ड कप चल रहा था तो उसमें ये जो है इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे जिसने वर्ल्ड कप जीता था। तो अब ये जो है कहाँ खेलेंगे? ये अमेरिका जा रहे हैं, शायद ये अमेरिकन टीम में जो है क्रिकेट खेलेंगे। अब 20वां की प्रो कबड्डी लीग के लिए लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए जो प्रो कबड्डी लीग 2021 में आयोजित होने वाला है दिसंबर महीने में, ठीक है, तो इसमें जो है जो इसके लिए अभी हाल ही में बोली चल रही थी तो इसमें प्रदीप नरवाल को सबसे महंगी बोली लगाकर खरीदा गया। देखिए जो प्रदीप नरवाल हैं इनको यूपी योद्धा ने खरीदा है प्रो कबड्डी लीग में खेलने के लिए, कितने में? 1.65 करोड़ रुपए में, यानी कि 1,65,00,000 रुपए में प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा की टीम ने खरीदा है। देखिए यूपी योद्धा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी में दूसरे दिन सोमवार को, मतलब जब ये डील हुई थी, ठीक है, मतलब जो एक तरीके से कहा जाए सेलिंग हो रही थी खिलाड़ियों की, तो उस समय जो है इनको अपनी टीम से जोड़ा था। तो प्रदीप नरवाल जो है याद रखेगा सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं, मतलब इनकी सबसे अधिक बोली लगाई गई है। यूपी योद्धा की टीम ने इनको खरीदा है 1.65 करोड़ रुपए में इस सत्र में खेलने के लिए। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिए सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। देखिए इससे पहले एस देसवाल जो है बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन अब ये हट जाएंगे। अब पंकज कुमार सिंह परमानेंटली जो है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में काम करेंगे। देखिए बीएसएफ की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय आप जान लीजिए, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। 22वां की भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो नए महानिदेशक बने इनका नाम है संजय अरोड़ा। देखिए जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली इंडिया में। इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी 24 अक्टूबर 1962 को। 23वां की जिस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की, तो देखिए मेरा काम मेरा मान योजना को पंजाब की सरकार ने शुरू किया है। 24वां प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व नारियल दिवस को हम 2 सितंबर को मनाते हैं। और आपको बता दूं 2009 से हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस हर साल मनाया जा रहा है। 2021 के लिए विश्व नारियल दिवस का जो थीम है ये आपका है
कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। अगला प्रश्न जो है इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो देखिए ये बैंक आपका एक्सिस बैंक है, इस पर जो है सितंबर महीने में 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 26वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की। तो देखिए सितंबर 2021 में श्रीलंका में खाद्य आपातकाल लगाया गया था। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने। देखिए जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसके नए चेयरमैन बन गए हैं जेबी महापात्रा। 28वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के चेंगडू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। तो देखिए ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। चीन का जो चेंगडू शहर है यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है जो आपका देखिए ये म्यांमार आपका है, म्यांमार यानी कि बर्मा, ये जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ पे एक प्लेस है यांगून जिसको पहले रंगून कहा जाता था। आपने वो गाना सुना होगा कि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो ये वही रंगून है। तो चीन के चेंदू से यहाँ तक जो है सड़क बनाई गई है चीन के द्वारा, इसको याद रखिएगा। और 29वां प्रश्न की निम्न में से किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये अलगाववादी हुर्रियत नेता आपका था सैयद अली शाह गिलानी। ठीक है, देखिए जो सैयद अली शाह गिलानी है ये 15 सालों तक जो पूर्वी जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है, मतलब पूर्वी जम्मू कश्मीर राज्य की 87 सदस्यों वाली विधानसभा का यह सदस्य था और ये जमात ए इस्लामी का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है आतंकी संगठन के रूप में। अगला है कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की। देखिए जो ये बैठक थी बिम्स्टेक देशों की 8वीं बैठक कृषि विशेषज्ञों की, तो इस बैठक की जो अध्यक्षता है ये कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं और ICR के AR के निदेशक हैं जिनका नाम है डॉक्टर त्रिलोचन मोपात्र, इन्होंने किया था भारत की तरफ से। देखिए जो बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। बिम्स्टेक जो है ये 7 सदस्य देशों का जो है एक समूह है और इसमें शामिल आपके हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो इसमें जो शुरू में मैंने आपको 5 नाम बताए ये दक्षिण एशिया में है, बाकी जो आपके म्यांमार और थाईलैंड है ये दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ते हैं। 31वां प्रश्न की भारतीय सेना जो है ये 3 से 16 सितंबर तक किस देश के निझानी में आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम था ZAPAD, या इसको आप जेपैड भी पढ़ सकते हैं, तो ZAPAD 2021 में भाग लिया। तो देखिए जो आपका ये जेपैड 2021 था ये आपका जो है अभी हाल ही में रूस के निजानी में आयोजित किया गया था 3 से 16 सितंबर तक। ठीक है, इसमें भारतीय सेना भी गई थी पार्टिसिपेट करने और इस जेपैड 2021 में मंगोलिया ने भी पार्टिसिपेट किया, आर्मेनिया में, और कजाकिस्तान ने भी, ताजिकिस्तान ने, किर्गिस्तान ने, सर्बिया ने, रूस ने, भारत और बेलारूस सहित कुल 17 देशों ने इसमें भाग लिया था। और इसमें पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका जो है ये पर्यवेक्षक देश के रूप में जो है शामिल हुए थे इस जेपैड 2021 सैन्य अभ्यास में। और 32वां की हाल ही में असम कैबिनेट ने किस नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। तो देखिए असम की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जो ओरंग नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। देखिए जो ओरंग नेशनल पार्क है अभी ये राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये जो है केवल और केवल ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है के नाम से जाना जाएगा। 33वां की हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। वो रियलिटी शो बिग बॉस के किस सीजन के विजेता थे। तो देखिए सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही पॉपुलर नेम है, ये बिग बॉस 13वें सीजन के विजेता थे। और 34वां की हाल ही में किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है। तो देखिए दुनिया का जो पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT रोपड़ ने विकसित किया है। 35वां की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। देखिए विराट कोहली जो है इन्होंने
अभी हाल ही में 2 सितंबर 2021 को खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में बेहद खास ये उपलब्धि हासिल की, यानी कि अपना 23,000 रन कंप्लीट किया। और इस 23,000 रन को इन्होंने 490 पारियों में जो है बनाया है। और इससे पहले आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह कीर्तिमान हासिल किया था, लेकिन विराट कोहली इनसे भी आगे निकल गए। इन्होंने केवल 490 पारियों में सबसे तेज 2300 रन कंप्लीट कर लिए हैं। और 36वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर जो है ये तीनों पाई जाती हैं। तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है। और 37वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोटी नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका उमंगोट नदी है ये आपका मेघालय में स्थित है। इसका पानी बहुत ही प्योर है, बहुत ही साफ है। आप देखिए यहाँ पे देख रहे हो कि नाव चल रही है, नीचे इसका पानी का जो सतह है वो दिख रहा है। तो इसी उमंगोट नदी पे जो है बनाया जा रहा था उमंगोट जल विद्युत परियोजना, इसको कैंसिल कर दिया है मेघालय की सरकार ने कि हमको नहीं चाहिए, हमारा पानी साफ रहना चाहिए। 38वां की कौन से फुटबॉलर 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए ये खिलाड़ी आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया हाल ही में। 39वां की किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता? तो देखिए जो आपके प्रवीण कुमार हैं इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल हाल ही में जीता था। और आपको बता दूं जो आपके प्रवीण कुमार हैं ये नोएडा के रहने वाले हैं, केवल 18 साल के हैं। और इन्होंने पुरुष हाई जंप T64 वर्ग के फाइनल में जो आपका टोक्यो पैरालंपिक चल रहा था वहां पर जो है 2.07 मीटर की कूद लगाई, ये दूसरे स्थान पर रहे और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 40वां की राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? आंसर बताइए। देखिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अतुल भट्ट। आपको बता दूं जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को की थी। मुख्यालय इसका विशाखापत्तनम में है। 41वां की डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। और जो डिफेंस एक्सपो 2022 है तो ये अगले साल 10 से 13 मार्च तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। तो इसको याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में जो है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। देखिए डिफेंस एक्सपो एक ऐसा आयोजन है, जब भी ये आयोजन होता है तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में, ठीक है। तो 2022 का जो डिफेंस एक्सपो है ये गुजरात के गांधीनगर में 10 से 13 मार्च तक जो है आयोजित होगा। 42वां की हाल ही में किसे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के द्वारा राज्यसभा में महासचिव नियुक्त किया गया? तो देखिए सितंबर महीने में डॉक्टर पी के रामाचार्युलू को जो है राज्यसभा में महासचिव अपॉइंट किया गया था। अगला कि हाल ही में संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस या फिर किन देशों को अपना नया सदस्य बनाया है? तो देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके नए मेंबर के रूप में अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश शामिल हुए हैं, ठीक है। देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय आपका चीन के संघाई में है। इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। ये आपको याद रखना है अगर एक नंबर चाहिए तो। 44वां की टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो देखिए इनका नाम था अवनी लेखरा। इन्होंने 2 पदक जीते थे। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पहला पदक जीता था और जो दूसरा पदक है इसको इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में जीता था। तो नाम रखिएगा अवनी लेखरा, इन्होंने 2 पदक जीते थे टोक्यो पैरालंपिक में। 45वां की इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी? तो देखिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है वर्तिका शुक्ला। और देखिए जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। अगला कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कौन सा पदक जीता था? तो देखिए जो आपके हरविंदर सिंह हैं इन्होंने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक यानी कि जो कहा जाता है ब्रॉन्ज मेडल अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहा जाता है और हिंदी में कांस्य कहा जाता है उसको जीता था।
47वां प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न है कि हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके अनुसार भारत दुनिया का किस क्रम का यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो देखिए भारत जो है ये दुनिया का तीसरा जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, ऐसा बताया गया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में। 48वां की टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया। तो देखिए टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है और इस सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच में रखा गया है, जो कि शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको टॉप 5 लिस्ट दे रहा हूँ दुनिया के शीर्ष 5 विश्वविद्यालयों का। देखिए जो आपका ये लिस्ट जारी किया गया है इसमें पहले नंबर पे तो आपका मैंने बताया कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके है और दुनिया के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। यूएसए का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 5वें स्थान पर है सूची में। देखिए भारत की बात करें तो 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों को शीर्ष 400 की सूची में स्थान मिला है। ये संस्थान आपका है आईएससी बेंगलुरु, इसको 301 से 350 के बीच में रखा गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी रोपड़ जो है इसको 351 से 400 के बीच में रखा गया है। आईआईटी इंदौर को 401 से 500 के ब्रैकेट में रखा गया है। देखिए जो टाइम्स हायर वर्ल्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2022 की, तो इसमें 99 देशों और क्षेत्रों के कुल 1662 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था और ये रैंकिंग 13 संतुलित प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित थी। देखिए पिछली परीक्षाओं में क्या पूछा गया था कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है तो इसमें कितने देशों को शामिल किया गया था, तो इसमें 99 देशों को 2022 में शामिल किया गया और 1662 विश्वविद्यालय को जो है इसमें शामिल किया गया है 99 देशों के। 49वां की हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि सिक्स्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। तो देखिए पीएम मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया था सितंबर महीने में। 50वां की हाल ही में एचडीएफसी लाइफ ने कितने करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट है 6,687 करोड़ रुपए। और 51वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को हम 5 सितंबर को मनाते हैं। 52वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा देने की घोषणा की। तो देखिए योशिहिदे सुगा जो है जापान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने सितंबर महीने में इस्तीफा दे दिया था। 53वां की 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है। तो देखिए भारत ने 30 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौते को लॉन्च किया था और ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने प्लास्टिक समझौते को लॉन्च किया था। 54वां की हाल ही में किस राज्य ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को क्रमशः अपने राज्य पशु और राज्य पक्षी के रूप में अपनाया। तो देखिए ये राज्य आपका लद्दाख है। याद रखिएगा कि लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ को और ब्लैक नेक्ड क्रेन को जो है अपने राज्य पशु और राज्य पक्षी के रूप में अपनाया था सितंबर महीने में। अगला कि हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। तो देखिए ये देश आपका चीन है। इसने भविष्य के मंगल मिशन यानी कि मंगल ग्रह पे कोई मिशन भेजेगा तो उसके लिए इसने एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और हाल ही में चीन की जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज है, ठीक है, तो इसकी नेशनल स्पेस साइंस ने जो है ये ऐलान किया था कि हमने इस प्रोटोटाइप छोटे हेलीकॉप्टर को विकसित किया है। अगला कि हाल ही में किस देश ने 2 सितंबर से 17 सितंबर तक भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की। तो देखिए ये देश आपका था मिस्र, ठीक है, मिस्र को अंग्रेजी में हम इजिप्ट भी कहते हैं। 57वां की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए देश आपका अमेरिका है। याद रखिएगा भारत ने अमेरिका के साथ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए सितंबर महीने में समझौता किया था और इस नए समझौते के तहत अमेरिकी तकनीकी सहायता से एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का विकास और जो है परीक्षण किया जाएगा।
58वें की हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने 2 सितंबर 2021 को किस देश के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो देखिए ये देश आपका म्यांमार है। यूके ने म्यांमार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था 2 सितंबर 2021 को, ठीक है। और 59वां की हाल ही में किस देश के शहर बर्नाबी में हर साल 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो देखिए कनाडा का जो बर्नाबी शहर है, अब वहाँ पर 5 सितंबर को हर साल गौरी लंकेश दिवस मनाया जाएगा। गौरी लंकेश एक पत्रकार थी जिन्होंने हिंदू के मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ काफ़ी गलत टिप्पणियां की थी, बाद में इनकी हत्या हो गई थी इसलिए, ठीक है। 60वां की हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो देखिए जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने 24वीं जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक थी, इसकी अध्यक्षता नई दिल्ली में की और ये बैठक विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 61वां की हाल ही में किसे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं साइरस पोंचा। देखिए जो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन है, इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में। महासचिव इसके हैं डंकन चीयू और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। 62वां की नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ जो है इसको लिखा है एंजेलिना जोली, जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, और एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डीन वान ब्यूरेन क्यूसी ने मिलकर। अगला है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नाम का एक अभियान शुरू किया है? तो देखिए आयुष मंत्रालय ने इस आयुष आपके द्वार नाम के अभियान को शुरू किया था। और 64वां प्रश्न की अ रूट लाइफ द मेमोयर किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए द रूट लाइफ द मेमोयर जो है इसको लिखा है वीर संघवी ने। 65वां की हाल ही में किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे का निधन हो गया? तो देखिए जैक्स रोगे जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष थे और जैक्स रोगे जो है ये बेल्जियम के निवासी थे और 2001 से 2013 तक जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो है अध्यक्ष थे। क्रम से ये 8वें अध्यक्ष थे, ठीक है। 66वां की स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए ये अभिनेत्री आपकी कैटरीना कैफ हैं। 67वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से एक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है हाल ही में। 68वां की विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौत हो गई? तो देखिए टोटल 20 लाख लोगों की मौत हुई पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते। 69वां की गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए गुजरात की सरकार 1000 करोड़ रुपए की लागत से वतन प्रेम योजना शुरू करेगी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वतन प्रेम योजना किस राज्य की योजना है, तो ये गुजरात सरकार की योजना है, याद रखिए। 70वां प्रश्न की हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए कितने राज्यों को कुल 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो देखिए इन राज्यों की संख्या 25 है। 71वां की 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए 2 साल के बच्चों को अभी तक किसी भी देश में वैक्सीन नहीं लगा था, लेकिन क्यूबा ने ऐसा किया है, ठीक है। 72वां की हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस स्टेशन का नाम है चंडीगढ़ स्टेशन। देखिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का 5वां स्टेशन बन गया है। इससे पहले जो है जो आपके 4 अन्य रेलवे स्टेशन थे जिनको ये प्रमाण पत्र मिला था, इनमें शामिल है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात में जो आपका है, ठीक है। देखिए ये जो प्रमाण पत्र है ईट राइट स्टेशन, ये प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया मूवमेंट के द्वारा जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बैक टू द रूट्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए बैक टू द रूट्स को लिखा है तमन्ना भाटिया ने, जो कि एक एक्ट्रेस हैं और इन्होंने इस पुस्तक को जो है
लिखा है एक सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल कोच हैं जिनका नाम है ल्यूक काटिन्हो, इनके साथ मिलकर। और अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया गया। तो देखिए जो 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह है, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। अगला है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया है 7 सितंबर को। और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट, यानी कि स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। 76वां की डूरंड कप का 130वां संस्करण किस शहर के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में आयोजित किया गया। तो देखिए डूरंड कप का जो 130वां संस्करण है ये कोलकाता में जो है कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कोलकाता में 5 सितंबर से लगाए 3 अक्टूबर तक किया गया। और आपको बता दूं जो डूरंड कप है इसके बारे में, डूरंड कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। एग्जाम में पूछा गया कि डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप जो है एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का नाम मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। मोर्टिमर डूरंड जो है ये भारत के प्रभारी तत्कालीन विदेश सचिव थे अंग्रेजों के समय में। 77वां की किस बॉलर ने कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है, और ऐसा करने वाले ये अब पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। तो देखिए इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। देखिए जो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, इन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में ये खास कीर्तिमान स्थापित किया। और जो जसप्रीत बुमराह हैं इन्होंने महज 24वें टेस्ट मैच में ही अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। 78वां की द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग सबसे अधिक है। तो देखिए द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनको जो है मतलब ये जो है 13 विश्व नेताओं में इनकी जो अनुमोदन रेटिंग है ये सबसे अधिक है, यानी कि ये नंबर 1 पे है। देखिए हाल ही में जो द मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा सर्वे किया गया था, तो इस सर्वे में पीएम मोदी की रेटिंग कितनी है 70 है, यानी कि सबसे अधिक भी है 70 ये रेटिंग है, इसको याद रखिएगा। इस सर्वे में पीएम मोदी के बाद जो मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी तीसरे नंबर पर हैं। और देखिए जो जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल, ये जो है चौथे नंबर पर है सूची में। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है ये 5वें नंबर पर हैं इस सर्वे में। और 79वां प्रश्न की भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। 80वां की हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया। तो देखिए ये ड्यूरेशन आपका 2 साल है, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अभियाली में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया था। 81वां की हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया। तो देखिए जीन पियरे एडम्स जो है ये फ्रांस के जो है पूर्व फुटबॉलर थे। 82वां प्रश्न की हाल ही में किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD अपॉइंट किए गए हैं SL त्रिपाठी। देखिए जो कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1938 में की गई थी। 83वां की विश्व साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाता है। देखिए मेरी स्पीड काफ़ी तेज हो तो बता दीजिएगा, मैं स्पीड शुरू कर लूँगा। देखिए जो विश्व साक्षरता दिवस है ये आपका 8 सितंबर को मनाता है। और इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। और इसका विषय था लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, यानी कि मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। 84वां की विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का जो आयोजन है ये 8 सितंबर को किया जाता है। और देखिए इस साल विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है ये कोविड-19 संक्रमण से रिकवरी और इससे प्रभावित लोगों के प्रबंधन तथा उपचार में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर केंद्रित है। 85वां प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और 9 बार के विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये नेता थे सदानंद सिंह, ये 9 बार विधायक रहे थे, कांग्रेस के नेता थे।
बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न ये, किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए जो बेबी रानी मौर्य हैं ये उत्तराखंड की राज्यपाल थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया हाल ही में। 87वां की एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वाहनी आवासीय परियोजना के लिए 15 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 1095 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए ये राज्य आपका तमिलनाडु है। अगला है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? तो देखिए ग्रीस ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया था। और ग्रीस की बात करें तो ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, करेंसी यूरो है और ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। 89वां प्रश्न की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया? तो देखिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड को दिया गया है INS हंस को। 90वां प्रश्न की हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 दिया गया है टोटल 44 शिक्षकों को और इन 44 शिक्षकों में 9 जो है महिलाएं शामिल हैं यानी कि महिला शिक्षिकाएं हैं। 91वां की किस भारतीय जीव विज्ञानी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये भारतीय जीव विज्ञानी आपके हैं शैलेंद्र सिंह, इनको बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 92वां की किस व्यक्ति को एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो देखिए एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में रमेश नारायण को शामिल किया गया है। रमेश नारायण जो आपको बता दूं इन्होंने क्या किया था, विज्ञापन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया था और ये जो सम्मान भी है, ठीक है, ये विज्ञापन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है यानी कि जो आपका एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग हॉल ऑफ फेम है इसमें शामिल किया जाता है। 93वां की किस व्यक्ति को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं सतीश पारेख। देखिए जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला है कि हाल ही में BBC हिंदी की किस पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया? तो देखिए रजनी कौल का निधन हो गया जो कि BBC की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी। ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका BBC हिंदी है, ठीक है, तो देखिए जो BBC हिंदी की जो पहली ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर रजनी कौल थी, ये हरियाणा के फरीदाबाद में इनका निधन हुआ है। ये अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए काफ़ी फेमस थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए ये देश आपका अल सल्वाडोर है जो कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 96वां प्रश्न है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिमालय दिवस को हम 9 सितंबर को मनाते हैं। हिमालय के बारे में आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। पहला ये हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका है माउंट एवरेस्ट और हिमालय का जो एलिवेशन है आपका है कितना 8,848.86 मीटर। ठीक है। और ये फीट में आपकी इसकी ऊंचाई कितनी है 29,032 फीट। 97वां की भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल के शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो देखिए जीव मिल्खा को हाल ही में दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है और इनसे पहले जो सानिया मिर्जा हैं, शाहरुख खान है, संजय दत्त हैं, इनको भी गोल्डन वीजा मिल चुका है। कहाँ का? दुबई का। ठीक है। 98वां प्रश्न है कि BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसको भारतीय टीम का मेंटर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो देखिए BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया है भारतीय टीम का मेंटर। किसके लिए? जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2021 है उसके लिए। और 99वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम शुरू किया है? तो देखिए इस प्राण वायु देवता नाम की पेंशन स्कीम को शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। और अगला है कि किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में वहां के सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है जिनका नाम है हेमंत धनजी, इनको बनाया गया है ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज। 101वां की केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए ये अमाउंट है 10,683 करोड़ रुपए। याद रखिएगा केंद्र सरकार ने
अब हाल ही में 8 सितंबर 2021 को जो है कपड़ा क्षेत्र के लिए टोटल 10,683 करोड़ रुपए की एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयरबेस बस कंपनी से कितने C295 MW परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दी। तो देखिए इन विमानों की संख्या टोटल 56 होगी और जो ये 56 C295 MW परिवहन विमान खरीदे जाएंगे, इनको खरीदने में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। सभी विमान स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ जो है बनाए जाएंगे। याद रखिएगा जुलाई महीने में कुल 56 C295 MW परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दी। जो आपकी सुरक्षा पर कैबिनेट समिति है इसने 8 सितंबर को, और ये सभी परिवहन विमान खरीदे जाएंगे एयरबस नाम की एक कंपनी से। 103वां की टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस भारतीय एथलीट और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए जो नीरज चोपड़ा है इनको बनाया गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का जो है ब्रांड एम्बेसडर। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए हाल ही में GS पन्नू को जो है केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है। 105वां की आंध्र प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति को हाल ही में अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में रजनीश कुमार जी को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। और 106वां की हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया। देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर है ये चंडीगढ़ में लगाया गया है, और इस टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को 2023 में आयोजित होने वाले G20 के 18वें संस्करण के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। तो देखिए G20 के 18वें संस्करण यानी कि 2023 में जो आपका 18वां संस्करण होगा जो आयोजित होगा, तो इसके लिए भारत के शेरपा बनाए गए हैं पीयूष गोयल जी। और 108वां प्रश्न की हाल ही में किसने प्राण पोर्टल का शुभारंभ किया। तो देखिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ भूपेंद्र यादव ने किया है। और 109वां प्रश्न की S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के विकास पूर्वानुमान को रिवाइज करके अब भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 के वित्तीय वर्ष में कितना रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए ये अनुमान है 9.5% का। याद रखिएगा जुलाई महीने में S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वित्त वर्ष 2021-22 में कितना रहेगी, 9.5% रहेगी, ये एक अनुमान है। 110वां की हाल ही में किस बैंक ने अपने मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यावसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए एक ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स यानी कि पॉस स्वाइपिंग मशीन जिसका नाम है वाइस पॉस गो को लॉन्च किया है। तो देखिए बिहार में कर्नाटका बैंक ने ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल स्वाइपिंग मशीन जिसका नाम है वाइस पॉस गो को लॉन्च किया था जुलाई महीने में। 111वां की इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक जो है किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया 9 सितंबर को। 112वां की गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी किसकी लिखी पुस्तक है। तो देखिए गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी जो है इसको लिखा है उत्पल बनर्जी ने। अगला प्रश्न जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, आंसर बताइए। देखिए जो सितंबर महीना था, सितंबर 2021 में गुरमीत सिंह को बनाया गया उत्तराखंड का नया राज्यपाल। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया था, बेबी रानी मौर्य का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो देखिए सितंबर 2021 में बनवारी लाल पुरोहित बन गए पंजाब के नए राज्यपाल। देखिए बनवारी लाल पुरोहित पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे, लेकिन अब ये पंजाब के राज्यपाल के रूप में काम करेंगे। अगला कि हाल ही में RN रवि को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो देखिए RN रवि को तमिलनाडु का नया राज्यपाल बनाया गया सितंबर महीने में। और 116वां प्रश्न की हाल ही में किसे असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को जो है किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए जो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, अब ये नागालैंड के भी राज्यपाल होंगे। इनको नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला था सितंबर 2021 में। 117वां की विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को हम
10 सितंबर को मनाते हैं। 118वां कि विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ईवी दिवस को हम 9 सितंबर को मनाते हैं। 119वां कि T20 विश्व कप टीम के चयन मतभेद को लेकर निम्न में से किस टीम के कप्तान राशिद खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए राशिद खान जो है ये अफगानिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के जो है कैप्टन थे, लेकिन अब इन्होंने एक मतभेद के कारण कहा कि अब मैं कैप्टन के रूप में काम नहीं करूंगा। तो इनके जो है इस्तीफा देने के जस्ट बाद मोहम्मद नबी को अफगानिस्तान की T20 क्रिकेट टीम का नया कप्तान बना दिया गया था। 120वां है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो देखिए IIT मद्रास को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। फिर से सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास को जो है लगातार तीसरी बार यानी कि लगातार तीसरे वर्ष जो है इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया। देखिए IIT मद्रास जो है ये ओवरऑल और इंजीनियरिंग दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पर रहा। IIT मद्रास ने जो है लगातार तीसरे वर्ष जो है ये पहला स्थान हासिल किया है। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और IIT बॉम्बे जो है ये भारत के दूसरे और तीसरे शीर्ष शिक्षण संस्थानों में जो है इन दोनों ने अपनी जगह बनाई है। 121वां की नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो देखिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD बने हैं निर्लेप सिंह राय। और 122वां प्रश्न की हाल ही में ADB ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो देखिए ADB ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए अभी हाल ही में 112 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। 123वां की हाल ही में ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में जो है ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए टोटल 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी सितंबर 2021 में। 124वां की हाल ही में किस बैंक ने बाब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो देखिए बाब यानी कि BOB, ठीक है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ड यानी कि बॉब वर्ड नाम से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने सितंबर महीने में एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की थी। अगला है कि हाल ही में किस देश ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 को लॉन्च किया? तो देखिए गोफेन 502 को चीन ने लॉन्च किया था, जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। आपको बता दूं इससे भी पहले भी जो है चीन ने इस प्रकार के उपग्रह लॉन्च किए थे गोफेन के, ठीक है। और आपको बता दूं ये जो आपका अभी हाल ही में रिसेंटली गोफेन 502 उपग्रह लॉन्च किया गया था, तो ये अपनी श्रृंखला का 24वां उपग्रह था जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है। तो देखिए ये सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और इसीलिए मैंने बता दिया कि ये सैटेलाइट किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। 126वां की 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। और इससे संबंधित थोड़ा सा मैं कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, ध्यान सुनेगा, एक एक पॉइंट एक नंबर आपको दिलाएगा एग्जाम में। देखिए जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, तो भारत के नेतृत्व वाले इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। यानी कि ब्रिक्स एड 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने आपको इसका थीम यानी कि विषय बता दिया है, याद रखना आपका काम है। देखिए जो ये भारत के द्वारा थीम चुनी गई थी, तो इसमें एक शब्द है ब्रिक्स एट 15। तो ये जो है ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ को दर्शाता है, जिसे 2021 में मनाया जा रहा है। और देखिए PM मोदी ने बिल्ड बैक रेजिलेंटली, इनोवेटली, क्रेडिबली और सस्टेनेबली जो है कि आदर्श वाक्य के तहत इस ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया था। और देखिए इस शिखर सम्मेलन का समापन नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ हुआ था, और ये तीसरी बार था जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी इस साल। देखिए भारत ने 2021 के अलावा 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी, और साथ ही ये दूसरी बार है जब PM मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इन्होंने 2021 के पहले 2016 में जो गोवा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ब्रिक्स वाला, तो उसमें अध्यक्षता की थी। और देखिए ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो,
रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, और मतलब इन सभी ने जो है पीएम मोदी के साथ पार्टिसिपेट किया इस शिखर सम्मेलन में। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है, BRICS इसको याद रखिएगा। बी फॉर हो गया ब्राज़ील, आर फॉर हो गया रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है ये प्रमुख उभरती 5 अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है, और ये देश मैंने बता दिए कौन कौन है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में सितंबर महीने में जो है हैदराबाद में एक उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। 128वां की हाल ही में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया। तो देखिए राजस्थान में जो है, राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925A के सट्टा गंधौ खंड पर जो है एक टेस्टिंग की गई। कैसी टेस्टिंग, वायु जो फाइटर प्लेन होते हैं, ठीक है, उनकी आपातकालीन लैंडिंग की, ठीक है। और देखिए ये जो लैंडिंग वाला प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उन पर विमान वगैरह भी लैंडिंग की जा सके, तो इसको जो है भारतमाला परियोजना के तहत जो है इसको विकसित किया जा रहा है। और जो राजस्थान में जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925A पर सट्टा गंधौ खंड पर जो है ये विकसित किया गया है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है वायुयान उतारने की सुविधा, ठीक है। तो इसके तहत इसकी लागत कितनी रही, 765.52 करोड़ रुपए। और 129वां की हाल ही में किस व्यक्ति ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए जो विजय रूपाणी हैं ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन सितंबर महीने में इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आइए अगले प्रश्नों में हम जानेंगे कि कौन सितंबर महीने में गुजरात के अगले मुख्यमंत्री बने। तो अगले प्रश्न में आपको मिलेगा ये प्रश्न। 130वां की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। 131वां की हाल ही में किसे 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। 132वां की हाल ही में किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता। तो देखिए हाल ही में त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने जो है बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता है। 133वां की बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर किसकी लिखी पुस्तक है। तो देखिए बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर को लिखा है उदय भाटिया ने। 134वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नाम का एक पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो देखिए सितंबर महीने में मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नाम का एक पुस्तक का विमोचन किया गया था। और देखिए इस पुस्तक को पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा जो है संकलित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में आइसलैंड में जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस संयंत्र का नाम ओरका रखा गया है। ओरका का मतलब है आइसलैंडिक भाषा में एनर्जी, ठीक है, यानी कि ऊर्जा। और देखिए जो ओरका है जो कि एक संयंत्र है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाला हवा से, तो ये प्रतिवर्ष 4000 टन CO2 तक जो है सोख लेगा वायुमंडल से। और 136वां की प्रवासियों के संरक्षकों का चौथा सम्मेलन की स्थिति को आयोजित किया गया। तो देखिए प्रवासियों के संरक्षकों का जो चौथा सम्मेलन है ये 10 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया। 137वां की हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने किस कवि और स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो सुब्रमण्यम भारती हैं जो कि भारत के एक बहुत ही महान कवि थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो अभी हाल ही में इनकी जो पुण्यतिथि है इसको जो है तमिलनाडु की सरकार ने जो है क्या कहा है, इसको जो है महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि को अब जो है तमिलनाडु में क्या मनाया जाएगा, महाकवि दिवस के रूप में। और वर्ष 2021 में आपको बता दूं जो आपके सुब्रमण्यम भारती हैं, ठीक है, तो इनकी 100वीं पुण्यतिथि थी, तो इसीलिए इनको सम्मानित किया गया।
138वां कि हाल ही में भारत और जापान ने अपना किस क्रम का समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया। तो देखिए जो सितंबर महीना था इसमें भारत और जापान ने अपना 6वां समुद्री मामलों का संवाद यानी कि मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग आयोजित किया था। देखिए भारत और जापान ने जो ये 6वां समुद्री मामलों का संवाद था आयोजित किया था, तो ये वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया था 10 सितंबर 2021 को। देखिए जो पहला समुद्री मामलों का संवाद था ये 2013 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इस बार वर्चुअल हुआ है, यानी कि कोई भी आयोजन स्थल नहीं रहा। 139वां कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में किस देश के रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ 2+2 वार्ता की। देखिए जो आपके पीटर डटन हैं ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। जो 2+2 वार्ता होती है किसी भी देश के साथ, तो भारत के इसमें दो प्रमुख नेता, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री। और अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये 2+2 वार्ता है तो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और वहाँ के विदेश मंत्री दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये आपको पता होगा। तो ये दोनों जो है भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किए इस 2+2 वार्ता में। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पायने और वहाँ के रक्षा मंत्री पीटर दत्तन ने जो है इसमें भाग लिया था। ठीक है। 140वां कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को किस तिथि से बंद कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को 7 सितंबर 2021 से बंद घोषित कर दिया है, यानी कि अब ये जो है इसका संचालन नहीं होगा। ठीक है। 141वां की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 सितंबर 2021 को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए अभी हाल ही में कितने दिवसीय योजना की घोषणा की। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 सितंबर 2021 को 100 दिवसीय एक नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कार्य योजना को जो है घोषणा की थी। देखिए आपको बता दूं भारत के जो वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। और सिंधिया ने जो है अपने बयान में भी हाल ही में बताया कि जो ये 100 दिवसीय योजना होगी तो ये 4 नए हवाई अड्डों की जो है इसमें आधारशिला रखी जाएगी। और इसमें जो है जो 4 नए हवाई अड्डों की आधारशिला रखी जाएगी, इसमें पहले नंबर पर रहेगा उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट। ठीक है। देखिए जो ये कुशीनगर में एयरपोर्ट बन रहा है ये 255 करोड़ रुपए का जो है लागत से इसको जो है संचालित किया जाएगा। और उत्तराखंड के देहरादून में जो है एक 457 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है यहाँ पर एक नया टर्मिनल भवन बनाने के लिए। और त्रिपुरा में अगरतला एयरपोर्ट में 490 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और जो आपका उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए का जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो ये सभी एक तरीके से कहा जाए 100 दिवसीय कार्य योजना में जो ये 4 नए हवाई अड्डे जो होंगे इन पे अपग्रेडेशन का काम होगा। ठीक है। और 142वां कि 3 सितंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.895 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ कितना रहा। तो देखिए 3 सितंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.895 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ कुल 642.453 अरब डॉलर रहा। देखिए जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार होता है ये 4 घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक होता है विदेशी मुद्रा संपत्ति, दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व, और तीसरा होता है IMF के साथ HDR, और चौथा होता है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ रिजर्व की स्थिति। तो इन चारों अमाउंट को अगर आप प्लस करेंगे तो ये वाला टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। देखिए अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है। तो देखिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार इस समय चीन के पास है और इस मामले में भारत चौथे स्थान। और 143वां की हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस स्थान पर डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डैन जोर्गेनसन के साथ मिलकर एक अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया। तो देखिए इस उत्कृष्टता केंद्र को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था और ये केंद्र शुरू में 4 कार्य समूहों में जो है केंद्रित होगा कार्य करने पर। पहला होगा स्थानिक योजना, दूसरा होगा वित्तीय ढांचे की शर्तें, तीसरा होगा आपूर्ति श्रृंखला और संरचना, और चौथा होगा मानक तथा परीक्षण के आसपास। ठीक है। ये इसको याद रखिएगा। और 144वां प्रश्न हमारा है, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है कि हाल ही में 9 सितंबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस जिले की अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें विवादित ज्ञान वापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का
व्यापक पुरातात्विक भौतिक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ज्ञानवापी मस्जिद है ये आपका वाराणसी में स्थित है। देखिए यहाँ पे मस्जिद दिख रहा है, मस्जिद से सटे जो है आपको यहाँ पे एक ढांचा दिख रहा है। ये जो है भगवान भोलेनाथ का कभी मंदिर हुआ करता था, तो इसको तोड़कर या फिर जो भी हो इसके ऊपर गुम्बद उम्बद बनाकर एक ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया गया। तो इसी को लेकर काफ़ी विवाद है, जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा था। 145वां की एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं रणधीर सिंह जी। देखिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद जो आपका है इसका मुख्यालय है आपका कुवैत सिटी, कुवैत में। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई थी और टोटल 45 इसके जो है सदस्य कमेटियां हैं, ठीक है। और 146वां की हाल ही में पुर्तगाल के किस पूर्व राष्ट्रपति का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए पुर्तगाल के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉर्ज सैम्पियो, इनका भी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देखिए जो आपकी जॉर्ज सैम्पियो हैं ये 1996 में पहली बार, 2006 में दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने थे। देखिए पुर्तगाल के बारे में दो चीज़ याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और करेंसी है यूरो। 147वां की हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसने जो है सितंबर महीने में जो हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल हैं और भारतीय क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। देखिए जो आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। 148वां ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव कौन बने? तो देखिए सितंबर महीने में कानपुर के जो डीएम थे जिनका नाम था आलोक तिवारी को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी सचिव बनाया गया था। अगला है कि किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए जो किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ है तो वंडर शेफ ने कृति सेनन को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सितंबर महीने में। देखिए वंडर शेफ कंपनी जो आपकी है इसके संस्थापक हैं और प्रबंध निदेशक हैं रवि सक्सेना जी। अगला है कि हाल ही में एडब ने किसे एडब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए जो एडब फोटोशॉप आप यूज़ करते हैं या फिर एडब का पीडीएफ वगैरह यूज़ करते हैं उसी कंपनी की बात हो रही है। एडब ने जो है इंडिया वाले ब्रांच एडब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिभा महापात्रा को अपॉइंट किया है सितंबर महीने में। देखिए जो एडब कंपनी है इसके सीईओ हैं शांतनु नारायण, स्थापना इसकी थी दिसंबर 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है। 151वां प्रश्न की हाल ही में किस लेखिका ने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता? तो देखिए जो उपन्यास पिरानेसी है इसके लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार इसको जीता है सुजैना क्लार्क ने। सुजैना क्लार्क जो है एक अंग्रेजी लेखिका हैं और इनको इनके पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल के जो है जाना जाता है, काफ़ी फेमस हुई थी ये। लेकिन अभी रिसेंटली ये क्यों जो है चर्चा में आई हैं, क्योंकि सुजैना क्लार्क की एक उपन्यास है पिरानेसी, इसके लिए इनको फिक्शन 2021 के लिए जो है महिला पुरस्कार दिया गया है। 152वां प्रश्न की हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए जो आपका इन स्पेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण है ये अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पवन कुमार गोयनका। अगला है कि गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो देखिए सितंबर महीने में विजय गोयल जी को गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 154वां की याहू के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो देखिए याहू कंपनी के नए सीईओ बने जिम लेंजोन। देखिए जो आपकी जिम लेंजोन है ये याहू के सीईओ के पद पर गुरु गोवराप्पन का स्थान लेंगे। और देखिए जो आपकी जिम लेंजोन है ये वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के जो है सीईओ के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये याहू के सीईओ के रूप में काम करेंगे जिम लेंजोन। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का टेनिस खिताब किसने जीता? तो देखिए यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का जो टेनिस खिताब है इसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने।
और आपको बता दूं जो आपके डेनियल मेदवेदेव हैं इन्होंने नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर ये यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का टेनिस खिताब जीता था। 156वां प्रश्न है कि 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई। तो देखिए 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं एमा रादुकानु, और इन्होंने जो है कनाडा की लेला एनी फर्नांडीज को हराकर जो है ये यूएस ओपन का खिताब जीता है। देखिए यूएस ओपन में बहुत सारे खिताब होते हैं, जैसे कि हो गया मेंस सिंगल्स, फिर हो गया वुमेन्स सिंगल्स, फिर मिक्स्ड डबल्स हो गया, फिर उसके बाद मतलब जो भी कैटेगरीज होती हैं सारे मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल वाला तो आपने देख ही लिया है। देखिए ब्रिटेन की जो सैली सबरी और अमेरिका के राजीव राम ने ब्रिटेन के जेमी मरे और ब्राजील के ब्रूना सोरेस को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर यूएस ओपन मेंस डबल का खिताब जीता था। और ऑस्ट्रेलिया की सैम स्टोसुर और चीन की झांग सुआई ने अमेरिका ओपन महिला युगल खिताब जीत लिया, जो साथ में इनका दूसरा खिताब है। दोनों ने करीब 2 घंटे चले मुकाबले में अमेरिका की कोको गा और कैटी मैकनेली को 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर ये खिताब जीता था। और 2021 यूएस ओपन के लिए कुल पुरस्कार राशि कितनी थी? 57.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि 2019 में 57.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ी सी अधिक है। देखिए 2020 का जो संस्करण था इसमें कुल पुरस्कार राशि 53.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, क्योंकि कोई प्रशंसक नहीं होने के कारण राजस्व का नुकसान हुआ था 2020 में। तो 2020 से ज़्यादा अमाउंट किस में है? 2021 में है। इसकी पुरस्कार राशि कितनी थी यूएस ओपन की? कुल पुरस्कार राशि थी 57.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यहाँ पे एक पेज पे आपको सारे विनर्स के नाम मिल जाएंगे। देखिए जो आपका एकल पुरुष एकल खिताब था यूएस ओपन का, इसको जीता डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर। महिला एकल खिताब जो था इसको जीता है एमा रादुकानु ने लेला एनी फर्नांडिस को हराकर। पुरुष युगल का खिताब जीता राम और सैली सबरी की जोड़ी ने मिलकर जेमी मरे और ब्रूनो सोरेस की जोड़ी को हराकर। महिला युगल का खिताब जीता स्टोसुर और झांग की जोड़ी ने कोको गव और मैकनेली की जोड़ी को हराकर। और मिक्स डबल्स का खिताब जीता क्राकजिक और सैली सबरी की जोड़ी ने गिउलियाना ओल्मोस और मार्सेलो एरीवालो की जोड़ी को हराकर। तो ये एक पेज में आपका पूरा रिवीजन हो गया, बाकी डिटेल में मैंने बता ही दिया इधर। तो दनादन ऐसे रिवीजन करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाता है। देखिए हिंदी दिवस को हम 14 सितंबर को मनाते हैं। परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाला दिन है हिंदी दिवस, ठीक है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाता है। क्यों मनाता है? कारण है। देखिए हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया था क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। देखिए हिंदी से संबंधित एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को अपनाया गया था। और देखिए जो पहला हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और देखिए हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। 158वां है कि मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं अजीज अखनौच। और 159वां है कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया को पुस्तक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और अपनी इस पुस्तक में सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिन्हें संविधान के द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। और इस अध्ययन की ये थीसिस है कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए 1999 में घटना हुई थी, इसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। 1999 में अफगानिस्तान के कांधार में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई भारत के आधुनिक इतिहास में आतंकवादियों के लिए सबसे खराब आत्मसमर्पण है। इसका भी इस पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया को पुस्तक में जो लिखा गया है, इसको लिखा गया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की गई। तो देखिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल को तेलंगाना में शुरू किया गया है। 161वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया। तो देखिए बाजरा मिशन को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। 162वां कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसको टीम का बैटिंग कोच अपॉइंट किया। तो देखिए मैथ्यू हेडन को अपॉइंट किया गया है
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा T20 वर्ल्ड कप के लिए बैटिंग कोच के रूप में। देखिए जो आपका T20 वर्ल्ड कप है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए जो 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा, इसमें 16 टीमें खेलेंगी। ये जो है आपका 17 अक्टूबर 2021 को शुरू होगा और ये 14 नवंबर 2021 को खत्म होगा। टोटल 45 मैच खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में, और ये आपका यूएई और ओमान में खेला जाएगा संयुक्त रूप से। अगला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बॉलिंग कोच अपॉइंट किया। तो देखिए पाकिस्तान की टीम के बॉलिंग कोच अपॉइंट किए गए हैं वर्नोन फिलेंडर। आपके वर्नोन फिलेंडर कौन है? ये साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट पेसर यानी कि बॉलर रह चुके हैं। अगला है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, तो पटेल जी हैं मुख्यमंत्री गुजरात के। देखिए भूपेंद्र पटेल गुजरात के घाट लोदिया सीट से विधायक हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा। तो अमेरिका ने यह ऐलान किया था सितंबर महीने में कि वो अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देगा। और 166वां कि भारत और किस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। तो देखिए भारत और अमेरिका ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया था। 167वां की निम्न में से किस देश ने सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है। देखिए ईवी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनको चार्जिंग की बात हो रही है। तो देखिए इंग्लैंड ने कहा है कि अब जितने भी नए घर बनेंगे उनके घर के दरवाजे पे एक ऐसा चार्जर लगा होगा जो इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में सक्षम होगा। 168वां की हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया। तो देखिए नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन, यानी कि नया भोजन। नुआखाई क्या होता है? एक फसल उत्सव है। ये पश्चिमी उड़ीसा का कृषि त्योहार है। ये गणेश चतुर्थी के उत्सव के जो है एक दिन जस्ट बाद मनाया जाता है नुआखाई उत्सव। अगला है कि अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे को हम मनाते हैं 15 सितंबर को। और ये दिन भारत के इंजीनियरिंग अग्रणी सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया यानी कि सर एमबी के रूप में जो लोकप्रिय इंजीनियर हैं जिनका नाम क्या है? सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो इनकी जयंती का प्रतीक है अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया है। तो देखिए उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सितंबर महीने में निलंबित कर दिया था, याद रखिएगा। 171वां की हाल ही में श्रीलंका की किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो देखिए जो लसित मलिंगा है इन्होंने कहा है कि ये श्रीलंका में जो है अब मतलब श्रीलंका की नेशनल क्रिकेट की टीम की तरफ से जो है कोई भी फॉर्मेट में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यानी कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लसित मलिंगा ने संन्यास ले लिया है। ये श्रीलंका के फास्ट बॉलर थे, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो देखिए दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर जो है टोटल 1305 करोड़ रुपए यानी कि 177 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था। और 173वां की अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को 15 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय था भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना, यानी कि स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। और जो आपका ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये दिन पहली बार 2008 में मनाया गया था। अगला कि हाल ही में जोमेटो के किस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए जोमेटो के ये को फाउंडर हैं गौरव गुप्ता। देखिए गौरव गुप्ता जो ये जोमेटो में सप्लाई डिवीजन के हेड थे, लेकिन अभी ये इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला है कि तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है। तो देखिए तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है।
अगला है कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस को हम 15 सितंबर को मनाते हैं। देखिए जो विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस है ये 2002 में लिम्फोमा गठबंधन के द्वारा शुरू किया गया था। लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 दिया गया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार कौन है, इनका चेहरा देख के जान गए होंगे। ये सुपर 30 प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, बिहार में। और ये अपने 30 बच्चों को जो सेलेक्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ा कर ये हर साल IIT में सेलेक्ट कराते हैं आनंद कुमार जी। 178वां है कि अगस्त 2021 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। तो देखिए अगस्त 2021 के लिए जो आपके एक क्रिकेटर हैं जो रूट, इनको जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आपको बता दूं जो आपके जो रूट हैं ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है। और देखिए जो आयरलैंड की महिला क्रिकेटर हैं एमियर रिचर्डसन, इनको अगस्त 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुना गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपके ब्रेंडन टेलर हैं ये जो है जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की थी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आगे के प्रश्नों को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 बहुत लंबा हो चुका है। तो पार्ट 2 को मैं कल शाम को अपलोड करूँगा 7 बजे, तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।